नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इसमें हम जनवरी 2025 का जो अंक है वो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और इस मैगजीन में नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो इसके कई सेक्शंस को मैं ऑलरेडी छोटे छोटे सेक्शंस को 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट छोटे छोटे सेक्शंस को वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर चुका हूं। उसी क्रम में आज मैं राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक, जो राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग संस्थाओं ने रिपोर्ट्स और सूचकांक जो जारी किए हैं, उनको आपके समक्ष लेके आया हूं। ये बहुत काम का वीडियो है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। इसके पहले कि मैं राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक वाला वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलता रहे। इस चैनल पर इसके अलावा करंट अफेयर्स के जो समय समय पर घटनाएं होती हैं उनके वीडियो आते हैं। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स में इस मैगजीन के जो सेक्शंस हैं उनको वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रिपोर्ट। ये विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2060 तक प्लास्टिक कचरे की मात्रा वैश्विक स्तर पर तीन गुना हो जाएगी, जिसमें से 20% से कम का ही पुनर्चक्रण किया जा सकेगा। मतलब पूरी दुनिया में प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देने वाली है। इस रिपोर्ट में पंजीकरण और दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की मौजूदा प्रणालियों में खामियों को उजागर किया गया है और बताया गया है कि वो कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उजागर की गई धोखाधड़ी पर प्रकाश डाला गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने पाया कि प्लास्टिक रिसाइकलर्स द्वारा 7 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। अर्थात ऐसे 7 लाख लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र दिए गए कि ये प्लास्टिक उत्पादित करते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं। यह जो रिसाइकलर्स जो की प्रमाण पत्र बनाने की जो क्षमता है वो 38 गुना ज्यादा है। जो उनकी क्षमता है उससे 38 गुना ज्यादा उन्होंने जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिए। और जो केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल जो नियंत्रण बोर्ड है, उसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, इन्होंने जो उल्लंघनकर्ताओं पे 355 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है टोटल ऐसे लोगों पे। इस विश्लेषण में पाया गया कि दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो संचालित मैकेनिकल रिसाइकलर्स में इसी तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। राज्यों के नाम देख लीजिए, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हालांकि राज्य या केंद्रीय स्तर के नियामकों द्वारा उनकी रिपोर्ट नहीं की गई है। अर्थात ये घपला तो हुआ है, लेकिन किसी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, कोई रिपोर्टिंग नहीं की। इन चुनौतियों की पृष्ठभूमि में ईपीआर प्लास्टिक संकट से निपटने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नीति सिद्धांत के रूप में उभरा है। जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में पहचाने गए जो प्रदूषक उत्पादक है, प्रदूषण उत्पादक, आयातक, ब्रांड मालिक और निर्माता, ये कहलाते हैं जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में। और जो पीआईबीओ बाजार में उपलब्ध कराई गई 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को वापस एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। अर्थात जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्लास्टिक पैकेज में मार्केट में भेज रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये अपने जो वो प्लास्टिक है उसको वापस जो है समाज से उठावें और उसको रिसाइकिल करें। ये जो ईपीआर प्रमाण पत्र है, ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा ऐसे पुनर्चक्रण और निपटान के लिए तैयार किए जाते हैं जिनका प्रदूषकों के साथ व्यवहार किया जाता है। और इनको जो है ये ऐसे प्रमाण पत्र खरीदना होता है जो अनुपालन प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो मोटा मोटा आप समझिए कि लोगों ने, रिसाइकिल कंपनियों ने नहीं किया और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया कि हम रिसाइकिल कर रहे हैं। अब आइए इस मुद्दे पर एक प्रश्न देखते हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी, इसके बारे में जो कथन दिए हुए हैं
यह एक नीतिगत सिद्धांत है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवन चक्र, विशेष रूप से वापस लेने, पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान चरणों के दौरान जवाबदेह बनाता है। यह बिल्कुल सही है। और उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन तृतीय पक्ष एजेंसियां होती हैं जो प्रदूषक उत्पादकों को ईपीआर अनुपालन करने में सहायता देती हैं और प्रमाण पत्र जारी करती हैं। तो ये दोनों सही हैं, ये 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला जो है रिपोर्ट है वो देखते हैं, हिमालयी हिमनद झीलों के विस्तार पर CWUC की रिपोर्ट, अर्थात केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट जारी की है कि हिमालयी हिमनद झीलों का विस्तार हो रहा है लगातार। और ये विस्तार क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लेशियर ऊपर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और वो जो है इन झीलों में कटाव कर रहे हैं और वहां से पानी बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है और झीलों का आकार बड़ा हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सतही क्षेत्रों में 33.7% विस्तार के साथ भारत में झीलों में मतलब न केवल विस्तार हुआ है बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ गई है। ये जो हिमानी झीलें हैं ये हैं क्या? ये ग्लेशियर से उत्पन्न होने वाले जल निकाय हैं जो तब बनते हैं जब ग्लेशियर भूमि का कटाव करता है तथा पुनः पिघलकर अपने बनाए गए गड्ढों को भर देता है। होता क्या है कि जब ग्लेशियर ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में ईंटें, पत्थर, मोरैंग और मलबा लेकर के उतरते हैं। इतना ग्रेविटी, इतने फोर्स के साथ उतरते हैं। तो जब वो उतरते हैं तो वो जो सतह है उसका अपर्दन करते हैं, उसका अपक्षय करते हैं और बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर देते हैं। जब वो गड्ढों का निर्माण होता है तो ऊपर से जो ग्लेशियर पिघल के पानी आ रहा होता है वो उन गड्ढों में जमा हो जाता है। इनको हम हिमानी झील कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण जो हिमालयी हिमनद है अर्थात जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं उनकी झीलों का विस्तार हो रहा है और हिमनद झील जो है विस्फोट की संभावना बढ़ती जा रही है और इससे जो नीचे रहने वाले जो मनुष्य और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। वर्ष 2011 के दौरान भारत में जो ग्लेशियल झील है अर्थात वही हिमानी झील, उनका क्षेत्रफल 1962 हेक्टेयर था जो कि वर्ष 2024 सितंबर के दौरान बढ़कर 2623 हेक्टेयर हो गया। अर्थात इस प्रकार क्षेत्रफल में लगभग 33.7% की वृद्धि हुई है। भारत में 67 ऐसी झीलों की पहचान की गई है जिनके सतही क्षेत्र में 40% से भी अधिक वृद्धि हुई है। ये उच्च जोखिम वाली जो है श्रेणी में शामिल कर ली गई हैं। ये जो 67 झीलें हैं, भूटान, नेपाल और चीन, इनमें भी जो है झीलों का, हिमनद झीलों का विस्तार हुआ है, वहां भी ये जोखिम मौजूद है। लेकिन बात हम अपने इंडिया की करते हैं, हम चीन की क्यों बात करेंगे? रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये वो सभी प्रदेश है जहां पर हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। ये इन क्षेत्रों में सर्वाधिक विस्तार हुआ है और इनसे जो खतरा बढ़ रहा है उसकी निगरानी करने की और आने वाली मुसीबत के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झील व अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में 110.8% की वृद्धि के साथ और बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इन झीलों का तेजी से विस्तार हो रहा है। क्यों हो रहा है? बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं और जो बुनियादी ढांचा है उस पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। भौतिक रूप से जो पर्वतीय ग्लेशियर का सिकुड़ना और ग्लेशियल झीलों का विस्तार आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है और इसके लिए जो ग्लोबल वार्मिंग को सबसे अधिक जिम्मेदार माना गया है। तो हमने ये जो ग्लेशियर्स का पिघलना और उन पर जो हिमानी झील है, जो ग्लेशियल लेक्स हैं, उनके बारे में रिपोर्ट को पढ़ा। अगली जो रिपोर्ट है वो है भारत में जेलों से संबंधित रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में जेल मैनुअल का मानचित्रण, सुधार व भीड़ भाड़ कम करने के उपाय, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान विंग, सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, कभी प्रश्न आता है सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का ये रिसर्च विंग है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है
जिसका उद्देश्य क्या है, वो है प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की जेल प्रणाली की जटिलताओं को और समस्याओं को उजागर करना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के लिए न्याय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्षों पर कुछ विचार, इस नाम से और विधि विद्यालयों के माध्यम से कानूनी सहायता, भारत में कानूनी सहायता प्रकोष्ठों के कामकाज पर एक रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट इसी अवसर पर जारी की गई। तो जो पहली वाली रिपोर्ट है और जो दूसरी वाली रिपोर्ट है, इनमें कहा क्या गया है कि विचाराधीन कैदियों की स्थिति हमेशा से चिंता का विषय रही है। जो सबसे वल्नरेबल कंडीशन होती है वो विचाराधीन कैदियों की होती है। कभी कभी तो ये विचाराधीन कैदी उतनी ज्यादा सजा पा जाते हैं जितनी उस जुर्म के लिए निर्धारित ही नहीं है। जो मुकदमे हैं, पता चला कि किसी अपराध के लिए मुकदमा 4 साल की जेल है और उसका मुकदमा चला 6 साल, बाद में वो निर्दोष साबित हुआ, तो उसने 4 साल की जगह 6 साल जेल को भोगा और उसके बाद भी निर्दोष साबित हुआ। तो या कभी कभी पता चला कि 10 साल की सजा है और 10 साल तक तो मुकदमा ही चलता रहा, तो उसकी सजा अपने आप समाप्त हो गई दोषी साबित होने के बावजूद। तो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये जो निःशुल्क कानूनी सहायता जेल सुधारों के उद्देश्यों को साकार करने में मदद करेंगे। ये जो दोनों प्रकाशन हैं, साथ ही लोगों को गणतंत्र के रूप में हमारी यात्रा में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निभाई गई साधारण असाधारण शिक्षा के बारे में भी शिक्षित करेंगे। इसमें कहा चिंता व्यक्त की गई है कि रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देते हुए जेल नियमावली में अक्सर आवश्यक सफाई और संरक्षण संबंधी कार्यों को निम्न या अपमानजनक बताया जाता है। जेल नियमावली में यह कहा गया है कि जो साफ सफाई और ये सब काम है ये निम्न स्तर का काम है, और इसमें जो है जिन लोगों को ये दिया जाता है माना जाता है कि वो निचले दर्जे के, उनको वहां पर साबित कर दिया जाता है। इस श्रम के संदर्भ में जो पदानुक्रमित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, इसको साफ साफ कहें तो इसमें करते ये हैं कि जो साफ सफाई और इस तरह का जो काम है जेल में, वो जो निम्न जो हमारे सामाजिक स्तरीकरण में जो छोटी जातियां निम्न जातियां हैं, ऐसे लोगों को ये काम दे दिया जाता है, और जबकि ये जो है पूरी तरह से भेदभाव है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जमानत आवेदनों की अस्वीकृति दर सत्र न्यायालयों में 32.3% है और मजिस्ट्रेट न्यायालयों में 16.2% है, अर्थात 32.3% जो है जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट्स में, और 16% मजिस्ट्रेट न्यायालयों में ये जमानत रद्द हो जाती है, जिसके कारण जेलों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। धीमी सुनवाई के कारण जो लंबे मामले हैं वो लंबे से लंबे खिंचते जा रहे हैं। वर्ष 2024 में 52% से अधिक मामले हैं जिनमें अभियुक्त 1 वर्ष से अधिक समय तक हिरासत में रहे और साक्ष्य के आधार पर अभी भी लंबित है। हुआ क्या कि किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई, पुलिस ने एफआईआर लिखी और उसको जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस अभी भी साक्ष्य जो है जुटाने में नाकामयाब है। उस पर 2-4 सुनवाई हो गई और वो व्यक्ति जेल में बैठा हुआ है। ऐसे 52% मामले जो है देश में वो इस प्रकार के हैं कि 1 वर्ष से अधिक समय तक अभी साक्ष्य ही नहीं जुटा पाए। इसके अलावा अभी भी जेलों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा जारी है। जाति व्यवस्था के आधार पर जेल कार्य का विभाजन होता है। इसको सुकन्या सांता मामले में असंवैधानिक माना गया है। अर्थात वही मैंने आपको जो बताया कि जेल कार्य का जो विभाजन है वो जाति व्यवस्था के आधार पर है, और खुली जेलों का जो है कम उपयोग किया जा रहा है। ये खुली जेल ऐसी होती है जहां पर लोगों को दंड न देकर के सुधरने का मौका दिया जाता है। वो जेल की अपनी सजा को पूरी करते हुए कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए जेल की तरफ से बाहर जाते हैं, वहां पर अपना कैसे सामान्य जीवन दोबारा जीना है इसको सीखते हैं। इस रिपोर्ट में जेल सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की वकालत की गई है। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज करने का प्रयास किया गया है और इसमें निम्न प्रयास सुझाए गए हैं। एक तो ई कारागार, इसमें जेल और कैदी प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके अलावा आदर्श कारागार एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम
मैंने बताया कि जो आदर्श कारागार होते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि जो अपराधी है, छोटे मोटे अपराध जिन्होंने किए हैं, उनको दोबारा सुधर के समाज में वापस जाने का मौका मिले। इसके माध्यम से कैदियों को जेल अवकाश प्रदान करने की शर्त के रूप में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के उपभोग की शुरुआत की गई है और इसमें अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, इसकी सहायता से अदालत, पुलिस, जेलों के बीच एक स्वचालित चैनल का निर्माण किया जा सकता है और हिरासत के मामलों में अनुचित देरी को कम किया जा सकता है। लेकिन वो है तो उल्टा, पुलिस चाहती है कि अधिक से अधिक देर तक हिरासत में रहे, जेल वाले भी यही चाहते हैं, जितना हिरासत में रहेंगे उतना कमाई होगी। अगली रिपोर्ट देखते हैं, नगर निगमों के वित्त पर रिपोर्ट आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि नगर निगमों के वित्त पर रिपोर्ट में कि नगर निगमों के बजटीय आंकड़ों का विश्लेषण करने के साथ अवसर और चुनौतियों की पहचान की गई है और उनके वित्तीय स्थिति में सुधारों के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6% राजस्व उत्पन्न किया जाता है, जो केंद्र सरकार के 9.2 और राज्य सरकार के 14.2 की तुलना में बहुत कम है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने बजट के लिए सरकारी स्थानांतरण और बहुत अधिक जो है निर्भर है, अर्थात जो सरकार केंद्र और राज्य सरकार से जो अनुदान मिलेगा उसी पर निर्भर है। इसमें केंद्र की ओर से 24.9% और राज्य की ओर से 20.4% जो है अनुदान में वृद्धि देखी गई है 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार। इसमें बीच बीच में कुछ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उन्होंने बॉन्ड जारी किए थे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, जिसमें से अधिकांश बॉन्ड जो है निजी तौर पर ही रख लिए गए। नगर निगम में व्याप्त चुनौतियों को भी उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम राजस्व, अविकसित नगरपालिका बांड बाजार और कम परिचालन लचीलापन, ये सब चुनौतियां हैं जो शहरी स्थानीय निकाय है। इसके अतिरिक्त इसमें जो कुछ सुझाव दिए हैं रिजर्व बैंक ने, उन्होंने कहा है कि पहली बात तो जो स्थानीय निकाय है उसके राजस्व स्रोतों में वृद्धि की जाए, अर्थात जो संपत्ति कर है उसकी सुधार किया जाए, जीआईएस मैपिंग का उपयोग किया जाए, उपयोगकर्ता शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाए। उसके अतिरिक्त राज्य सरकारों से स्थानांतरण, राज्य वित्त निगम को समय पर और पूर्वानुमानित राज्य स्थानांतरण की सिफारिश करनी चाहिए, अर्थात जो धन राज्य वित्त निगमों को देना है स्थानीय निकायों को वो समय से दिया जाए और उसकी पहले ही सिफारिश कर दी जाए। लागत दक्षता में सुधार लाया जाए, अर्थात इफिशियंसी बढ़ाई जाए। कैसे बढ़ेगा? डिजिटलीकरण किया जाए, शहरी परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, अपशिष्ट प्रबंधन को और बेहतर बनाया जाए, अर्थात सब कुछ मशीनों के द्वारा हो जिससे कि खर्चे में कमी आए, और नवीकरणीय ऊर्जा में सार्वजनिक निजी भागीदारी का उपयोग किया जाए। एक बहुत बड़ा खर्चा जो स्थानीय निकाय का है वो जो मार्ग प्रकाश व्यवस्था है उस पर होता है। अगर ये जो मार्ग की सभी लाइटों को सोलर कर दिया जाए, सौर ऊर्जा से चलने वाला कर दिया जाए, जैसे शाम को 6-7 बजे वो अपने आप जल जाएंगी और उनके नीचे बैटरी लगी होगी, जैसा आपने देखा होगा गांव में लगे रहते हैं। अगर उस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो ये खर्चा बच जाएगा। इसके अलावा अभिनव वित्त पोषण, जो इनोवेशंस लाए जाए फाइनेंशियल में, इसमें जो छोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनको भी म्युनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, ये सब जो है लाने चाहिए। और इसके अलावा जो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उसका जो है सही से लेखा जोखा और उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, ये रिजर्व बैंक ने कहा है। तो चलिए मित्रों, ये जो हमारा ये सेक्शन था राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक वाला, उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।